हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जीव विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता है हम पढ़ते 5-6 क्वेश्चंस हैं, बट उनका एनालिसिस करते हैं तो अपने को 10 ज़्यादा भी नहीं तो 50 क्वेश्चनों के लगभग अपने को क्वेश्चंस मिलते हैं। तो दोस्तों, आप सोच लीजिए कि मैंने लगभग 4 पार्ट बना दिए तो 20 क्वेश्चनों के अंदर अपने 200 क्वेश्चंस हो गए। तो दोस्तों, ऐसे ही आप देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, ये कुछ इशू की वजह से अभी क्लासें नहीं डल पाई थी, फिर से रेगुलर डलेगी। तो दोस्तों, आप बने रहना। तो आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट क्या होगा तो देखिए आप, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। अरे, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। दोस्तों, जो ईश्वर दे देना अपने को, आप ऐसे मत सोच लेना कि वो कम है। अल्प यानी होता है कम, और जो हम ऐसा संकल्प लो कि जो टूटे ना, ये क्या बोल रहा है, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और आगे बात करते हैं, हार को लक्ष्य से दूर रखना। अरे, हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो दोस्तों, हमने क्या बात की, एक बार सोच से देखते हैं। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। अरे, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो दोस्त, आपको सुनने में मजा आया होगा, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, कैसे भी की जा सकती है जीत, है ना। तो दोस्तों, आपको पढ़ाई जमकर करनी है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आप कोशिश करते रहिए और बने रहिए हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर। तो दोस्तों, आज का हम पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन अपना कि पहली एंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पहली एंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है पक्षियों का अध्ययन, बी ऑप्शन है अस्थियों का अध्ययन, सी ऑप्शन है प्राइमेट्स, और डी ऑप्शन है जीवाश्मों का अध्ययन। बताइए दोस्तों, जवाब दीजिए। तब तक मैं लिखता हूं इस पे, यहाँ पे बोर्ड पे, यहाँ पे किसका अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए कि जो ये क्या पहली एंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन। किसका? जीवाश्म का अध्ययन। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। अब देखिए, मैंने आपको ये चीज बताई थी, पहले भी जीवाश्म समझाया था कि जीवाश्म होता क्या है। जीवाश्म वह होता है दोस्तों, जो जैसे मान लीजिए अभी अपनी ये जमीन है, धरती माता है ना। तो दोस्तों, मान लीजिए अभी कहीं भी भूकंप आ जाता है, जमीन के जो भी ऊपर चीज, मकान वगैरह पेड़ पौधे होते हैं, वो नीचे जमीन के अंदर नीचे दब जाते हैं। दबने के बाद ऊपर नई जमीन आ जाती है, और नई जमीन आने के बाद कुछ सालों के बाद हम वहां पे खुदाई करते हैं, और जो पेड़ पौधे मिलते हैं अपने को नीचे से, उन पेड़ पौधों को जो कोयले के रूप में प्राप्त होते हैं, अपने को जो तेल के रूप में प्राप्त होते हैं, किसी भी रूप में प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों, उनको ही हम जीवाश्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाश्म। तो दोस्तों, हम पहले इसका अध्ययन करते हैं, जो भी इसके ऑप्शंस हैं। पहले हमने बात की पहली एंटोलॉजी, इसके अंदर हमने किसका अध्ययन किया था? जीवाश्म का अध्ययन किसका किया था हमने? जीवाश्म का। याद रहना चाहिए दोस्तों। और बात करते हैं अपना, इसका सेकंड ऑप्शन क्या है? अस्थियों का अध्ययन। जो अस्थियों का अध्ययन है, आपको पता है कि दोस्तों ये किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंदर। किसके अंदर? ऑस्टियोलॉजी के अंदर। किसके अंदर किया जाता है अस्थियों का अध्ययन? ऑस्टियोलॉजी। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा, अस्थियों का अध्ययन। और बात करते हैं दोस्तों, इसमें अपना जो ऑप्शन है और कौन सा है दे रखा है, जिसमें पक्षियों का अध्ययन।
जो पक्षियों का अध्ययन है ये कौन सा है? ये बी है। ए की बात करते हैं, जो पक्षियों का अध्ययन है उसमें क्या किया जाता है? आपको पता है कि पक्षियों का अध्ययन वो किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन। कुछ समझ में आया? और लिखा देता हूं दोस्तों ऐसी, जो अपना आपको पता होगा जो कार्डियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? आप ही बताइए, यदि आपको आता है तो कमेंट्स में जवाब दीजिए। कार्डियोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है जो अपने हृदय होता है ना, हृदय का अध्ययन। इससे संबंधित कुछ भी अंग हो सकते हैं हृदय से संबंधित। और बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया, इसके बारे में देखते हैं। जो आपने नाम सुना होगा जीनेटिक्स के अंदर किया जाता है जो वंशानुगत जो गुण होते हैं, गुणों का अध्ययन। और बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर, तो यही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं जिससे इसके अंदर एस्ट्रोनॉमी, आपने सुना होगा एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमिक्स, है ना। तो एस्ट्रोफिजिशियन किसे कहते हैं? जो दोस्तों जो ब्रह्मांड में जो खगोलीय होती है ना, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। किसका? जो खगोलीय पिंडों का अध्ययन, उनको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिशियन। तो दोस्तों हमने देखा कि एस्ट्रोनॉमी है, इसके अंदर हमने खगोल पिंडों का अध्ययन किया। जेनेटिक्स, इसके अंदर हमने वंशानुगत जो गुण है उनके अध्ययन किया। और कार्डियोलॉजी है जिनका अध्ययन किया हृदय का। और ऑर्निथोलॉजी के अंदर हमने पक्षियों का अध्ययन किया। और ऑस्टियोलॉजी के अंदर अपने हड्डियों का अध्ययन किया। और पैलियोंटोलॉजी के अंदर अपने जीवाश्मों का अध्ययन किया। दोस्तों इनको याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। तो हम देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति। ए बी रुधिर वर्ग आपने सुना होगा, ए बी ओ ए बी, है ना। 4 प्रकार के अपने रुधिर वर्ग होते हैं। तो दोस्तों जो ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति है, ये इसने बोला है जो ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति का रुधिर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? तो दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। जो ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति है, जिसका खून है ना, जिसका ब्लड डोनेट, वो ए बी को ही दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ए बी को ही दिया जाता है। तो अपना कौन सा आंसर हो गया इसके अंदर अपना आंसर हो गया सी। कौन सा आंसर हो गया? सी। अब देखते हैं बाकी और ग्रुप के अंदर। तो दोस्तों हमने बात की इन ग्रुपों की बात की हमने, ए बी और ओ। दोस्तों ये ए है जो ए को दे सकता है, बी है जो बी को दे सकता है, ये है ए बी को दे सकता है। सबसे ले सकता है ये सर्वग्राही रक्त, ये सबसे ले सकता है। इसके अंदर हम सब दे सकते हैं, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। और ओ है सर्वदाता, ये सभी को दे सकता है, सभी को रक्त दे सकता है। वो समझ में आया आपको? तो दोस्तों जो ए रक्त है वो ए को दे सकता है, जो बी है वो बी को दे सकता है, बट ए बी है वो सभी से अपना रक्त ग्रहण कर सकता है। समझ में आया? वो सर्वग्राही है। वो क्या है? सर्वग्राही है। वो ए बी को ही, बट वो देने में ए बी को ही देगा वो। जैसे समझ में आया दोस्तों? ए बी है ना, यदि अपने को जैसे मान ली ए बी कैंडिडेट को रक्त देना है, वो ए बी को ही दे सकता है, ना कि ये बी को भी नहीं दे सकता, ये ए को भी नहीं दे सकता, ये ओ को भी नहीं दे सकता। कुछ समझ में आया? और बात करते हैं जो देने की बात है, जो ओ है ना, ओ ये है ना, ए को भी दे सकता है,
बी को भी दे सकता है, और ओ को भी, ये खुद ओ को भी दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं सर्व रक्तदाता, सर्व रक्तदाता, और इसको बोलते हैं सर्वग्राही, इसको बोलते हैं सर्व रक्तदाता। तो दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा कि इन चारों रक्त में से कौन सा, निम्न में से कौन सा सर्वदाता रक्त है, तो आपका आंसर होना चाहिए ओ। आपको पूछेगा निम्न में से कौन सा सर्वग्राही रक्त है, ए बी। कुछ समझ में आया आपको? तो दोस्तों ऐसे ही, तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा रक्त समूह। तो देखिए दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक इसका। हाँ तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आपने हीमोग्लोबिन रक्त का नाम सुना ना, अपने शरीर में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अरे कौन सी धातु पाई जाती है उसके अंदर? मैंने पहले पढ़ाया इसको, उसमें पाया जाती है आयरन, और आयरन को हम क्या बोलते हैं? लोहा को Fe। क्या बोलते हैं दोस्तों? Fe। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मैंने बता दिया है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा Fe प्लस। तो Fe प्लस पॉजिटिव, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। तो आंसर सी, ठीक है। अब बात करते हैं इनका एनालिसिस। जो हीमोग्लोबिन है, क्या हीमोग्लोबिन में Fe धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? Fe। ये धातु है दोस्तों, यहाँ पे लिखूंगा मैं धातु। और जो इससे संबंधित जो रोग होगा, क्या जो रोग होगा, मैं रोग लिखूंगा यहाँ पे। तो इसका रोग क्या होगा दोस्तों? एनीमिया। कौन सा मिया? एनीमिया। आपको पूछेगा कि Fe जो लोहा तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताना पड़ेगा एनीमिया। और लोहा तत्व की कमी किसमें होती है? हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा तत्व की कमी होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। जो नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? पहले दे रखा कॉपर। जो कॉपर की बात करते हैं इसको बोलते हैं कॉपर। जो कॉपर की बात करते हैं तो दोस्तों एक कॉपर से क्या होता है? जो डाइबेक, एक डाइबेक नाम की बीमारी होती है, इससे रोग कौन सा होता है? इससे डाइबेक। समझ में आया? और इसको हम CU भी लिख सकते हैं। कुछ समझ में आया? तो इससे दोस्तों रोग कौन सा होगा? डाइबेक। आपको पूछेगा कि कॉपर से कौन सा रोग होता है? डाइबेक। और एक किस में होता है? तो दोस्तों ये जो डाइबेक रोग होता है, ये होता है अपने पेड़ पौधों में। ये पौधों में होता है। किसमें होता है दोस्तों? ये पौधों में होता है डाइबेक नाम का रोग। कौन सा? डाइबेक। ध्यान रखना इसको। और बात करते हैं नेक्स्ट Mg। जो Mg है, Mg सब पॉजिटिव है दोस्तों। जो Mg है, Mg धातु जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो ये धातु है, ये आपको पता है कि दोस्तों ये पेशीय तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। दोस्तों ये किसे प्रभावित करती है? जो पेशीय तंत्रिका तंत्र होता है ना अपना, उसे प्रभावित करती है। तो हम पूछेंगे कि मैग्नीशियम से होने वाला रोग अपने शरीर के अंदर कहाँ होता है? तो कौन से कहाँ पे होता है? तंत्रिका तंत्र के अंदर। जो अपना अंदर का जो कंकाल बना हुआ है, जो अंदर के जो सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र बना हुआ है, उसके अंदर अपना कौन सा रोग होता है? किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम की कमी से, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें और कौन सा ऑप्शन है? Zn जिंक प्लस, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिंक। इसकी बात करते हैं दोस्तों। जो जिंक होता है, ये आपको पता है कि उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करता है। कुछ समझ में आया आपको? जो Zn है, जो जिंक है, ये किसे प्रभावित करता है दोस्तों? जो उपापचय क्रिया होती है ना, उपापचय क्रिया जानते हो क्या? जो अपने शरीर के अंदर भोजन पचाने वाली आदि क्रियाएं होती है ना, उनको प्रभावित करता है जिंक। क्या? जिंक।
तो इसको बोलते हैं उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करने वाले। और पेशीय तंत्रिका को कौन प्रभावित करता है? मैग्नीशियम। और पौधों में डायपिक नामक रोग किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से, Cu की कमी से। और बात करते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? Fe। और बात करते हैं दोस्तों जो इससे कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और दोस्तों मैग्नीशियम है, ये अपने प्रकाश संश्लेषण में भी काम आता है। प्रकाश संश्लेषण, आपने नाम सुना होगा प्रकाश संश्लेषण, जो हरी पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हरी पत्तियों के अंदर। तो कुछ समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों समझ में आएगा आपके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो उसे करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों अरे मंजिल भी होगी टकरार भी होगी, अरे मंजिल भी होगी टकरार भी होगी, दशरथ माझी की तरह हथौड़ी की झनकार भी होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम भी दशरथ माझी है, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों यही अपना रोल्स है, तब तक जब तक हम नौकरी को नहीं पा लेते तब तक हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और मेहनत करते रहेंगे दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों आप भी मेहनत करते रहिए, अपने 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 माँ बाप का सपना पूर्ण करना है। क्योंकि दोस्तों माँ बाप अपनों से बहुत आशा लगा के बैठे हैं कि मेरा बेटा वहाँ पे रहता है, तैयारी कर रहा है। और यदि आप घर पे भी रहते हो तो दोस्तों माँ बाप का सपना जरूर पूर्ण करना, क्योंकि अपनी लाइफ में माँ बाप अपने से एक ही आशा रखते हैं कि मेरा बेटा जॉब लग जाए। तो दोस्तों आपको उनका जॉब लग के बताना है, फिर उसके बाद में जो भी आपको हो जाए, वो भी जो भी आपकी शादी अगर वगैरह चिंटू मिंटू हो जाए, फिर उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है। क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा सुख शांति से जीवन जी सके। जो जैसे मैंने मेहनत की है, जैसे मैंने मजदूरी की है, वैसे मेरा बेटा मजदूरी ना करनी पड़े उसे, वो जिंदगी जिए ऐश की। तो दोस्तों उनका सपना आपके लिए ही है, और जो आप सपना पूर्ण करोगे वो उनके लिए तो है ही, वो आपके जीवन के लिए भी लाभदायक है। तो दोस्तों आप बने रहिए और तैयारी करते रहिए, और अपनी जॉब को जरूर पाओगे आप एक दिन, यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों जैसे ही दशरथ माझी ने क्या बोला था, तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो टूटेगा नहीं दोस्तों, तब तक वो टूट जाएगा पद, जब तक वो उसमें से रास्ता नहीं निकाला उन्होंने, तब तक उस पहाड़ को तोड़ते रहिए, और एक दिन रास्ता निकल गया। तो ऐसे ही दोस्तों आप भी पढ़ाई करते रहिए, एक दिन आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, उसको पहले ही आपने सोल्व कर लिया होगा। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला अपना। किस अवस्था में, अरे कौन सी अवस्था है ऐसी जिसके अंदर, अब नाम सुनना बीमारी का, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। कौन सी? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस जो नामक रोग है वो गर्भपात के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? जो गर्भपात होता है, लेडीज होती है उनके अंदर होता है। तो ये किसकी वजह से होता है दोस्तों? इसमें क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से एरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक रोग हो जाता है? तो ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन है RH नेगेटिव पति, जो पति होता है ना, पति और पत्नी, यदि पति के अंदर RH नेगेटिव रक्त पाया जाता है ना, या फिर RH पॉजिटिव जीन, या फिर महिला के अंदर तो RH नेगेटिव, दोनों में नेगेटिव बता रखा उन्हें RH, या फिर पति में नेगेटिव या फिर पत्नी में पॉजिटिव, या फिर पति में पॉजिटिव या फिर पत्नी में नेगेटिव, या फिर दोनों में पॉजिटिव। बताइए कौन सा होगा? तो बताइए आप, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन सी। जो पति होता है ना, पति, अरे हमारे राजस्थान भाषा में जो जिसको हम बोलते हैं क्या, बींद, क्या बोलते हैं दोस्तों? बींद, दूल्हा। तो उसकी बात कर रहे हैं। जो पति होता है ना, पति, उसमें पाया जाता है RH पॉजिटिव, और जो पत्नी होती है क्या, पत्नी, उसमें पाया जाता है क्या, RH नेगेटिव। तब जाके दोस्तों ये कौन सा रोग होता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक फिटलेस रोग होता है। तो देखिए दोस्तों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस नामक रोग के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों RH कारक के बारे में। आपको पता है कि RH कारक, जो RH कारक है, इसकी खोज किसने की? आपको पता है कि इसकी खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की, और वीनर, एक और था, कौन था? वीनर।
इन दोनों ने मिलकर दोस्तों इसकी खोज की। और आपको पता है किसमें की, किसकी जानवर में की? तो जानवर का नाम है, जानवर का नाम क्या है? रिसर्च नामक बंदर, जिसमें रिसर्च। अब रिसर्च दोस्तों उसमें कुछ कुछ लिखा, क्या में रिसर्च लिखा जाता है, क्या में रिसर्च लिखा जाता है? तो रिसर्च नामक बंदर, क्या था उसका नाम? रिसर्च नामक बंदर। तो दोस्तों उसमें इसकी खोज की गई। और बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी खोज कब की गई थी? कब इसकी खोज की गई थी? 1940 के अंदर की गई थी। और किसने की थी? कार्ल लैंडस्टर और वीनर ने की थी। दोस्तों होता क्या है, जिस व्यक्ति के अंदर RH पॉजिटिव पाया जाता है, RH पॉजिटिव का मतलब समझते हो? जिसमें RH फैक्टर पॉजिटिव पाया जाता है, उसमें समझ लीजिए जो रिसर्च नामक बंदर है, जो अब आज आप ऐसे मत सोचिए कि हमारे में डाला गया है रिसर्च नामक बंदर वाला, उसमें रिसर्च नामक बंदर वाला RH फैक्टर, RH कारक पाया जाता है, मतलब पॉजिटिव होता है जिसके अंदर रिसर्च नामक बंदर वाला RH कारक पाया जाता है। यदि जिसमें नेगेटिव होता है उसमें कारक नहीं पाया जाता, उसमें कारक नहीं पाया जाता है। हमने देखा था कि RH जो नेगेटिव कारक है, इसमें रिसर्च नामक बंदर का क्या नहीं पाया जाता? RH फैक्टर नहीं पाया जाता उसके अंदर। तो दोस्तों जो पॉजिटिव होता है उसी के अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर जो इंडिया है, इंडिया के अंदर क्या होता है? भारत देश के अंदर, भारत के अंदर 97% लोगों में तो पॉजिटिव पाया जाता है और 3% लोगों में नेगेटिव पाया जाता है। तो दोस्तों जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, यदि उसका, जैसे मान लीजिए इंडिया की सरकार भी है ना, जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को नेगेटिव ग्रुप वाली, नेगेटिव RH नेगेटिव वाली महिला से शादी करने की अनुमति भी नहीं देता, क्योंकि उसको पता है जब इसकी पहली संतान होगी तो मरी हुई, पहली संतान तो सही अच्छे से हो जाएगी, बट जब दूसरी संतान होगी वो मरी हुई पैदा होगी। पहली संतान ठीक हो जाएगी, दूसरी संतान मरी हुई पैदा होगी, या फिर जन्म ले लेगी तो कुछ दिन बाद अवश्य मर जाएगी। दोस्तों इसको रोकने के लिए हमें एंटी-डी का एंटी-डी का टीका लगाया जाता है, किसे रोकने के लिए? जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटलेस नामक रोग होता है, इसे रोकने के लिए हमें एंटी-डी का टीका लगाया जाता है, जिससे महिला के गर्भपात के अंदर जो भी बच्चा भ्रूण पैदा होता है वो मर नहीं पाता, वो बच जाता है। और उसे समय समय पर टीके लगाए जाते हैं, एंटी-डी के टीके लगाए जाते हैं। तो दोस्तों जब भी बच्चा जन्म ले ले, यदि सही ढंग से, जैसे मान दूसरा बच्चा जन्म ले ले, तो उसके 24 घंटे के बाद या फिर उसे 24 घंटे के तुरंत बाद उसे एंटी-डी का टीका लगाया जाना चाहिए, नहीं तो वो बच्चा मर जाता है। तो कुछ समझ में आया दोस्तों? तो समझ में आया तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग है। समझ में आया कुछ? लिंग संलग्न रोग है। तो क्वेश्चन देखिए, ए ऑप्शन है क्षय रोग, बी ऑप्शन है धनुजांगता रोग, वो सी ऑप्शन है वर्णांता रोग, और डी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। तो दोस्तों हम देखते हैं इसके बारे में, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वर्णांधता रोग, वर्णांधता रोग, ऑप्शन सी। तो दोस्तों हम इसको जानते हैं अच्छे से, और इसका एनालिसिस करते हैं किस प्रकार, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जो वर्णांधता रोग है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये एक लिंग संलग्न रोग है। कौन सा है? लिंग संलग्न, लिंग संलग्न रोग है। समझते हो कैसे? जैसे एक पुरुष है, एक महिला है, इसकी शादी इससे हो गई, अब ये लिंग संलग्न करेंगे, सेक्सुअल प्रक्रिया करेंगे, लिंग संलग्न सेक्सुअल प्रक्रिया करेंगे। तो दोस्तों जो इसमें वर्णांधता रोग है ये इसमें चला जाएगा,
कुछ समझ में आया? ये इसमें चला जाएगा और इससे होने वाले संतान के अंदर भी इसका असर देखा जाएगा। तो समझ में आया? जो इनसे संतान पैदा होगी उसके अंदर भी कौन सा रोग का प्रयोग देखा जाएगा? वर्णांतर रोग का प्रयोग देखा जाएगा। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाइंडनेस, अंधापन। कुछ समझ में आया आपको? तो दोस्तों ऐसे ही अब दोस्तों हम बात करते हैं इसे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कुछ समझ में आया? और दोस्तों बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा अपना? नेक्स्ट ऑप्शन है क्षय रोग। क्षय रोग के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको यक्ष्मा भी बोलते हैं, यक्ष्मा रोग भी बोलते हैं, इसे तपेदिक भी बोलते हैं, तपेदिक रोग। और बात करते हैं दोस्तों इसको टीबी भी कहते हैं हम, जो टीबी हो जाता है लोगों को, ये जल दूषित भोजन से होता है। और इससे बोलते हैं ट्यूबरोक्लोसिस। क्या बोलते हैं हम? ट्यूबरोक्लोसिस नामक रोग भी बोलते हैं इसे। दोस्तों इसके अंदर बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है? बीसीजी का, बैसिलस क्लोमेट-ग्यूरिन। इसका टीका लगाया जाता है किसके अंदर? टीबी के अंदर। और दोस्तों हम बात करते हैं तो अपना नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसके अंदर? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के अंदर बात करते हैं दोस्तों निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष के अंदर कि पास दूर वाली वस्तु तो दिखाई नहीं देती है और पास वाली वस्तु दिखाई देती है। ठीक है। और बात करते हैं इसके अंदर जो लेंस है उसका प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस है उसका प्रयोग किया जाता है, और जो दूरदृष्टि दोष है इसके अंदर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। देखिए निकट दृष्टि दोष के अंदर तो अवतल का, दूरदृष्टि दोष के अंदर उत्तल का प्रयोग किया जाता है। अब वो कैसे? अब देखिए जो निकट दृष्टि दोष है इसमें ज्यादा अक्षर है तो इसमें भी ज्यादा अक्षर होंगे, दूरदृष्टि दोष इसमें कम अक्षर है तो इसमें भी कम अक्षर होंगे। तो ऐसे ही दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा क्लास। यदि क्लास अच्छी लगे तो कमेंट्स में जवाब दीजिए कि हाँ सर आपकी क्लास हमें अच्छी लगी है। और दोस्तों आप ऐसे ही हम आपको ऐसे ही अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। यदि आप भी हमारे YouTube चैनल पर बने रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, और ज़रूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। तो दोस्तों इतना ही आज के लिए। तो सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।